नमस्कार 24 न्यूज प्लस के इस एक और नए एपिसोड में मैडी टॉक में मैं शिल्पा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर ऑफिशियली डिपार्टमेंट में अलग अलग हिस्से होते हैं जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है। उसी तरह हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी में भी अलग अलग अंग हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल कोई भी चीज हमारी बॉडी में, वो सब अपने अपने काम करते रहते हैं। इसी तरह एक अहम काम है खाना, जो हम खाते हैं और उसके बाद उसे चबाने का प्रोसीजर होता है। कहा जाता है कि अगर खाने को ढंग से ना चबाया जाए तो डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। ये काम किसका होता है? ये काम होता है दांतों का। दांत हर तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, लेकिन इन दांतों को कभी ना कभी हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इनकी ढंग से केयर ना करना, साफ सफाई ना करना हमारे लिए ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं जो कि आगे जाकर हमें बेहद तकलीफ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके बुढ़ापे तक उसे अपने दांतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद माता पिता की बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के दांतों की पूरी तरह से देखरेख करें और बच्चों को भी इसकी सफाई के लिए जागरूक करें। आज दांतों के लिए ही बात करेंगे हम। दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मसूड़ों में खून आने की बात हो, दांतों का कमजोर होना, दांतों का गिरना या फिर नवजात बच्चों के जो दांत आते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर नीरज सोनी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज सोनी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं दांतों के बारे में। सर, दांतों से जुड़े बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। इसकी तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी काउंसलिंग के बारे में और अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी 510991 पर आप कॉल कर सकते हैं या डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये हम भी जानते हैं कि ये बेहद खास है, क्योंकि इन दांतों से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम रोज फेस करते हैं। आपके जहन में कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका वार्मली वेलकम है सर। मैं सर दांतों की काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि अगर कोई काउंसलिंग करना चाहता है तो आप किस तरह उन्हें काउंसलिंग देते हैं? एज ए सिंपल प्रोसीजर है जी। जस्ट गो फॉर योर नियर डेंटिस्ट। पहले काउंसलिंग करिए जी। जनरली क्या होता है कि XYZ कोई पेशेंट हो, बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो या ओल्ड एज में हो, एनीथिंग व्हाटएवर, आया पेशेंट डॉक्टर साहब बोलो डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कत है। अपन क्या करते हैं उसमें कि कोई पेशेंट आया, ठीक है, चेक किया, आप सब चीज डायरेक्ट मत बोलो कि मेरे को ये, जैसे डॉक्टर क्वेश्चंस करते हैं धीरे वैसे ही चलते रहो। अच्छा। जैसे कोई बोलता है कि किसी को पायरिया हो रखा है, तो आप डायरेक्ट मत बोलो कि मेरे को पायरिया है। आप जो भी चीज होती है, फेज होती है, पहली चीज बोलो मेरे मुंह से बदबू आती है। डॉक्टर आपको आस्क करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया? 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ जी। कभी भी कोई भी डिजीज एक साथ में ही शुरू नहीं होती है, उसका स्टेज 1 से शुरू होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। जैसे जैसे डेंटिस्ट चेक करेगा आपको बताएगा क्या चीज है जी। अगर आप बोलते हो मेरे मुंह से बदबू आती है या मसूड़ों से खून आता है, तो आपका जो डायग्नोस निकलता है वो निकलता है पायरिया वाला जी। पायरिया में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा कैलकुलस प्लाक, पहले प्लाक बनेगा, वो धीरे धीरे फॉर्म होकर कैलकुलेशन डाइवर्ट होगा जी। वो फिर क्या करता है कि जो बोन्स हैं या गम्स हैं तो उसको एक्सीड करता है, रिसीड करता है उसको। डिपोजिशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, धीरे धीरे गम्स और मसूड़ों के बीच में गैप होता रहेगा और अपने को एक लेयर वहां दिखेगी, जस्ट एज ए चौकी वाइट, हल्का सा येलो कलर का लिखेगा, तो वो उसको बोलते हैं कैलकुलस। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे वो बिल्डअप होता रहेगा, धीरे धीरे वहाँ की जो सराउंडिंगली बोन है वो बोन धीरे धीरे वहां से कम होना शुरू होगी जी। फिर आपको धीरे धीरे अपना फील होने लगेगा कि मेरे मुंह से ब्रश करते हैं तो मेरे मुंह से खून आता है, फिर आप बोलोगे कि मेरे मुंह से बदबू आती है। यही चीज धीरे धीरे बढ़ के ये इस कंडीशन पे पहुंच जाता है कि दांत अपना हिलना शुरू हो जाता है। तो ये शुरू में काउंसलिंग इस तरह से होती है।
कभी मतलब भी आप का कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट जाकर अपना रिजल्ट नहीं बता सकते, आपको जी, रीजंस जी, बताने reasons पड़ेंगे कि भाई बताने मुझे ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, मिल उसके बाद डॉक्टर विल सजेस्ट कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। अच्छा सर, काउंसलिंग की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि काउंसलिंग बेहद जरूरी है, लेकिन काउंसलिंग कब कब की जानी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे दांतों में कोई कॉम्प्लिकेशन हो दैट टाइम यू हैव टू गो टू डॉक्टर। ये भी कोई लॉजिक नहीं रखता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही उस प्रॉब्लम के लिए सावधान हो जाएंगे, चेत हो जाएंगे, तो फिर वो बीमारी ही नहीं आएगी। तो अगर आप जेन्युइन किसी को कहा जाए कि आप डॉक्टर से काउंसलिंग कीजिए, या फिर डॉक्टर को दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बावजूद भी आप जाकर डॉक्टर को एक बार चेकअप कराइए, तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सिंपल सा है मैडम, कुछ नहीं है। हर साल में जनवरी से लेके दिसंबर तक, टिल दिसंबर तक, जब भी टाइम मिले, एवरी ईयर गो फॉर डेंटिस्ट 2 टाइम एवरी 6 मंथ। ओके। तो जैसे मैं 6 मंथ इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज है, एग्जाम्पल है, कोई भी चीज एक साल में डेवलप नहीं होती है, उसकी स्टेज शुरू से लेके लेटेस्ट जो भी स्टेज होते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे पनपना शुरू होता है। 6 महीने का इसलिए बोलते हैं अपन कि जैसे आज 13 अगस्त है, आज मेरे पास कोई पेशेंट आया, सिंपल में ये आया कि भले बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो या ओल्ड एज में हो जी, आया, चेक करवाया, डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है जी। तो शुरू में क्या होता है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ लग रहा है, डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको फील होने लग जाएगा। पहला दांत का पीलापन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मुंह से बदबू आना शुरू होगी, फिर धीरे धीरे वो चीज बढ़ती रहती है। अगर ये अपन पहले पर डायरेक्ट नहीं जाते हैं तो अपन ये भी आ सकते हैं कि जो दांतों की कैरीज का जो विकास क्रम किस तरह से होता है। आप आए मेरे पास में फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करवाने के लिए, मुझे ये लगा कि आपके दांत पे हल्का सा डॉट बना हुआ है, ब्लैक डॉट, तो इट मीन्स ये है कि आपको कैरीज लगना शुरू हो गया है। अच्छा। तो वो तो बहुत लेट अर्ली स्टेज है कि उसको वापस रिकवर किया जा सकता है जी। ये होता है काउंसलिंग में। अब वही डॉट धीरे धीरे एक्सटेंशन होके खड्डा बना देगा, ठीक है, या फिर जो सराउंडिंगली जिस दांत पे डॉट बना हुआ है वो दांत डॉट धीरे धीरे एक्सटेंड होके वहां पे जो टूथ की जो सरफेस है उसको रफ कर देगा। फिर धीरे 30 के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे ऊपर इनेमल होता है जो अपनी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जी। उसके नीचे डेंटिन होता है। कोई पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को दांतों में झंझनाहट है, तो होता कुछ भी नहीं, झंझन की होती है कि जो अपना ऊपर सबसे ऊपर जो इनेमल है वो अगर डॉट की वजह से धीरे धीरे गलना शुरू हो गया है तो नीचे डेंटिन में आने के बाद डेंटिन क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरे को दांत में झंझनाहट सी है। बहुत से ऐड आते हैं, सेंसोडाइन का है, कोलगेट का है, वेंटेज का है, होता सबका पर्टिकुलर एक ही है। अगर एक दांत को लेके देखते हैं, दांत में अति सूक्ष्म डॉट्स होते हैं, अति सूक्ष्म। लेटेस्ट में भी स्टडी आई हुई है, करीबन 10,000 माइक्रो mm का जो अति सूक्ष्मदर्शी बोल सकते हैं उसको, माइक्रोस्कोप। तो 10,000 माइक्रो से ये निकलता है, उसमें देखा गया दांत को कि दांत पहले इतना बड़ा था, सिंपल दांत की लैंग्वेज है। जैसे जैसे फोकस एक्सटेंशन करते गए माइक्रोस्कोप का, धीरे धीरे लास्ट में अपने ये दिखता है कि उसमें जैसे एक जाली कैसे होती है अपने, उस तरह के डॉट बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि डॉट तो उस पे होते ही हैं। अब उसमें क्या हो गया कि जैसे कैरीज कैसे बनती हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फूड्स, स्नैक्स या हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। या अच्छा, ये भी होता है, ये भी होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि हम लोग घर में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और ये अमूमन बहुत बार होता है कि बच्चों के दांतों पे या फिर बड़ों के दांतों में भी कुछ अलग कलर, येलो कलर है या फिर किसी अलग तरह का शेड दिखता है, तो हम लोग बोलते हैं यार ये गर्म चाय पीने से हुआ है। तो ये वाकई में क्या गर्म चाय होता है? बिल्कुल होता है सर। अच्छा, ये चीज है, ये चीज होती है, बिल्कुल जनरल सा है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर कोई बंदा या मेल फीमेल या बच्चे हैं एक्सेस अमाउंट में करते हैं
चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, वॉटएवर जो भी है, तो वो क्या होता है उसका, मैं आपको अभी एक लाइन बताया था आपने कि दांत पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। अब वो उस पे डॉट्स पे इकट्ठा हो गया। अब जैसे कोई मेल है, 20 साल का मेल का एग्जाम्पल लेता है, आज उसने एडवर्स हैबिट ले ली। एडवर्स हैबिट में क्या हो गया कि जैसे किसी ने गुटखा खाना शुरू कर दिया, अब वो कंटिन्यूसली एक दिन में 10 पाउच खा रहा है या 20 पाउच खा रहा है, व्हाटएवर। तो आप उसको ये देखो कि कभी भी उसके दांत, आज मैंने गुटखा खाना शुरू किया या किसी ने गुटखा खाना शुरू किया, तो दांत पीले होना एक बार में ही नहीं होगा। अगर वो धीरे धीरे अभी एक लाइन बोली दांत पर डॉट्स होते हैं, तो वो डॉट्स ही धीरे धीरे उसको डिस्कलर करता है। ये कभी नहीं होता है कि दांत का कलर एकदम नेचुरल व्हाइट होता है। नेचुरल व्हाइट कभी भी नहीं होता है। दांत का कलर जो है हल्का सा येलो रहेगा। अच्छा, नेचुरली रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ डेंटिन की वजह से। अच्छा, डेंटिन येलो होता है और उसका एक शेड होता है जो इनेमल पे निकलता है, इसलिए अपने को ये लगता है कि दांत हल्का सा क्रीमी टाइप लगता है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, बेसिकली कंसंट्रेट करते हैं अपने फीमेल पे जी। 15 ईयर 16 ईयर से लेके 35 ईयर तक फीमेल जो आती है वो यही बोलती है, डॉक्टर साहब मेरे दांत पीले हैं। हम उनको एक्सप्लेन करके बताते हैं, देखो मैडम सिंपल सा है, दांत कभी पीले नहीं होते हैं और दांत कभी वाइट नहीं होता है। उनका एक शेड होता है, ऑफ वाइट लिटिल बिट ऑफ वाइट बोलते हैं, जैसे क्रीमी बोल दो या हल्का सा येलो बोल दो जी जी। तो अगर एक्सेस येलो है, अगर किसी को फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड में क्या होता है कि जो दांत की सरफेस है वो इरेगुलर रहेगी। अगर आपकी दांत की सरफेस इरेगुलर नहीं है तो आपको फ्लोरोसिस नहीं है। अगर इरेगुलर है फिर आप बोलो कि मेरे दांत पीले हैं, तो वो समझ में आ सकता है कि फ्लोरोसिस की वजह से दांत पीले हैं। अगर नेचुरल की दांत हैं, अपन नेचुरल दांत हैं, तो अगर वो येलो दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दांत पीले हैं, ऐसा नहीं है। उसका नेचुरल कलर व्हाइट इज येलो ही रहता है, जस्ट एज आपने बोला कि जैसे ऑफ व्हाइट ये होता है। अच्छा, हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके दांतों पे एक अलग तरह के चकते होते हैं, कहीं पे जैसे कि ऑफ वाइट तो कलर है, कहीं जो चकते होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एज होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होते हैं। इन जोधपुर की बात करें तो बहुत रिसेंटली होते हैं कि जिनमें जो आप जो व्हाइट स्पॉट बोल रहे हो वो एज ए होता है फ्लोराइड जी, मतलब पानी में फ्लोराइड की एक्सेस होने की वजह से ही होता है। फ्लोराइड का एक बेनिफिशियल ये है कि कभी भी अगर किसी को नॉर्मल से ज्यादा फ्लोराइड मिल रहा है तो उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। फ्लोराइड एज ए बेनिफिशियल, एज ए प्रोटेक्ट फॉर डेंटल कैरीज, एज ए वो बैरियर है, ठीक है। तो वो फ्लोराइड जो एक्सेस होता है, अगर एक्सेस होता है नॉर्मल से तो वो उसका हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। अगर थोड़ा सा ही अगर फ्लोराइड जो चौकी वाइट आप बोल रहे हो कि किसी बच्चों में दांत पे वाइट डॉट होते हैं तो वो जनरल सा होता है, अकॉर्डिंग टू वो सब्साइड हो जाते हैं। अगर मोर देन उनको फ्लोराइड मिलता है तो धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी तो वो धीरे धीरे डिसअपीयर होते रहता है। ये होता है चौकी वाइट का। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि हम बच्चों को, आजकल के खासतौर पे बच्चों को ये हमेशा सजेशन देते हैं कि यू शुड ब्रश इन ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसे काफी पेरेंट्स हैं जो इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और बच्चे भी इन चीजों को लेकर थोड़ा अवेयर नहीं है, एक टाइम ही ब्रश करते हैं। तो 2 टाइम ब्रश करने का रीजन क्या है? अगर आप वो ऑडियंस को क्लियर कर दें तो शायद वो इस बात को समझ जाए कि 2 टाइम ब्रश करना बेहद जरूरी होता है, चाहे बच्चे हो या फिर चाहे बड़े बुजुर्ग। देखो, ब्रश 2 टाइम करना ये तो अपना क्या बोलते हैं प्रिवेंशन हो गया कि हाँ भाई मैं 2 टाइम ब्रश करूंगा तो मेरे दांत में कीड़े जनरली इजी वे में नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर प्रॉपरली करते हो ब्रश, जैसे इन जनरली जैसे मैनी बुक्स आर सजेस्ट के ऑन एन एवरेज ब्रशिंग टाइम इज 3 to 5 मिनट्स। अपन जनरल से क्या करते हैं कि पेस्ट लिया जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी, पेरेंट्स सामने खड़े हैं या बच्चे हैं जी, बच्चे हैं पेरेंट्स सामने खड़े हैं कि ब्रश करो, तो बच्चा क्या करेगा, एक तो उस पर बर्डन आ जाएगा। पेरेंट्स सामने खड़े हैं जी, बिल्कुल टाइम होता नहीं, उठते बच्चे लेट हैं जी, स्कूल के लिए हार्ड एंड फास्ट रहते हैं जी जी जी। मदर कहते हैं बच्चा नाले ये तो हमारे घरों की आम बात है, ये तो बच्चे कहते नाले जी, मदर कहती है नाले बच्चा,
हाँ मम्मा उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ब्रश लेके बाथरूम जाके बैठ जाएगा। जी जनरल सा होता है, बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसको ये बोलो कि देख बेटा कुछ भी नहीं है, अपने को ब्रश करना है। आप ये मत सोचो कि मैं आपको फोर्सफुली करवा रहा हूँ। आपको ब्रश करना है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ब्रश करना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर प्रॉपर करते हो तो ब्रश एक टाइम भी बहुत है। बिल्कुल। गुड है आप 2 टाइम करते हो तो। बस ये है कि जब भी ब्रश करो तो ब्रश किस तरह से करना होता है, उसकी भी अलग टेक्निक्स होती हैं। तो जो भी आपका नियर में कोई डेंटिस्ट हो उससे कंसल्ट करो, कोई परेशानी नहीं। 3 से 5 मिनट आपको करना ही चाहिए। ऑन एन एवरेज सब टूथ को कवर करने के लिए 3 से 5 मिनट लगता है। लोग बहुत रफली ब्रश बहुत करते रफली हैं, करते हैं। कितना गलत है। वो गलत इसलिए है कि कभी भी एक एक्सेस एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा हैंड है, मैं इसको ऊपर बहुत प्रेशराइज से ब्रश कर रहा हूँ जी, या इसको बहुत प्रेशर से मैं कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? घर्षण होगा। नुकसान घर्षण से उसमें हीट क्रिएट होगी। बिल्कुल। वो हीट से क्या होगा? डैमेज ही हो रहा है, अपना हाथ नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। अब अपने दांत हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, शुरू में एक लाइन बताई थी, दांत पे बहुत बारीक बारीक डॉट्स होते हैं, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ, एक्सेस फोर्स लगा के ब्रश कर रहा हूँ। जितना हो सके सॉफ्ट ब्रश यूज करो। मैनी कंपनी आर प्रोवाइडेड इन अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश लाइक कोलगेट, सेंसोडाइन, व्हाटएवर, एवरीथिंग इज। पेस्ट कोई सजेस्ट करेंगे आप? या पेस्ट सब चलते हैं, सब ठीक पेस्ट का सिंपल से है कि सब WHO क्वालिफाइड होने चाहिए या WHO अप्रूव्ड होने चाहिए। मेरा सजेस्ट ये है कि पेस्ट हर बार चेंज करते रहो। अच्छा, टूथपेस्ट। अच्छा। जैसे आज मैं कोलगेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम क्लोजअप ले लो, उसके नेक्स्ट टाइम पेप्सोडेंट ले लो। एक तो क्या है, उससे बेनिफिशियल 2 है। ऑलमोस्ट टूथ का पेस्ट का कंपोजिशन सेम रहता है, कुछ में एडवांटेज रहता है। चेंज करते हैं तो बेनिफिशियल ये रहता है कि मैं यार एक ही चीज कर रहा हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। यस, बोरिंगनेस नहीं आवे, इसलिए आप ये सजेस्ट करते हैं कि पेस्ट हमेशा चेंज करता रहना चाहिए। और रही बात ब्रश की, जितना सॉफ्ट ब्रश यूज करो उतना बेनिफिशियल है। ब्रश कितने दिन में चेंज हो जाना चाहिए? एक ब्रश की लाइफ टाइम रहती है 90 डेज। एवरी 3 मंथ्स शुड बी चेंज ब्रश, एवरी 3 मंथ्स। जी। जितना हो सके, कोई जरूरी नहीं है आप जेंटली ब्रश करो, पर प्रॉपर करो और सब टूथ की साइज जो है उसको कवर करो। जितनी भी टूथ की साइड्स है, एक टूथ की 4 साइड्स होती हैं, तो 4 साइड्स को कवर करो, ठीक है। 4 साइड इसलिए हैं अपन बोल रहे हैं कि चलो ठीक है 4 साइड कैसे हो गई। एग्जाम्पल है, मेरे दांत हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और चौथी साइड है बीच वाली। ओके। तो बीच वाली साइड को कवर करने के लिए एक इंटरडेंटल ब्रश आता है जी, मार्केट में अवेलेबल है। इंटरडेंटल ब्रश का बहुत बेनिफिशियल्स है, ठीक है। अपन इंडिया में अपने इन जनरली हैं, जो भी एजुकेटेड हैं या जो भी मेंटेन फैमिली है, तो उनको पता है कि दांत की अहमियत क्या होती है जी। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, बिजी रहना भी चाहिए। थोड़ा सा अपने दांतों के प्रति ध्यान देना चाहिए। सिंपल सा एक छोटा सी बात यही है जी, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई भी हो, XYZ, बच्चा हो, मेल हो, मदर हो, फादर हो, दादा हो, दादी हो, सब होते हैं फैमिली में। तो इंटरडेंटल ब्रश का बहुत अच्छा यूज है। इंटरडेंटल ब्रश को वीक में आप 2 बार 3 बार यूज कर सकते हो जी। बस वो सिंगल यूज होता है, आपने एक बार यूज कर लिया, इट कैन थ्रू। इंटरडेंटल ब्रश से ये होता है कि अपन जो ब्रश करते हैं तो इससे 2 दांत के बीच का कांटेक्ट जो होता है वो कांटेक्ट क्लीन होना जरूरी है। धीरे धीरे मुंह से बदबू आना, तो वही चीज होती है कि जो इंटरडेंटल 2 दांत के बीच का जो कांटेक्ट होता है, बेसिकली ब्रश से वो क्लीन नहीं होता है। बस यही चीज है। इंटरडेंटल ब्रश का यूज होता है तब वो अपन ये बोल सकते हैं कि अपनी जो इंटरडेंटल ब्रश यूज करता है तो वो ये हो सकता है कि वो कह सकता है कि मेरे दांतों की चारों सरफेस में कवर कर रहा हूँ। ओके। टूथ ब्रश में दांतों की 3 सरफेस कवर होगी, आगे, पीछे और ऊपर वाली। अब 2 दांत के बीच का जो जॉइंट है वो जॉइंट क्लीन करेगा इंटरडेंटल ब्रश। ओके। मैं अभी आपको एक पहले बताया था, अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश का यूज क्या होता है। अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश का भी यही काम होता है कि
वो दांत के आर पार नहीं होता है, दो दांत के बीच के कांटेक्ट पे, पर जितना हो सके वो क्लीन कर लेता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग हमारी काउंसलिंग बेहद जरूरी है, दांतों को लेके अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है, और इसके लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बेहद बनती है कि वो बच्चों को दांतों की इंपॉर्टेंस और उसकी सफाई को लेकर जागरूक करें। डॉक्टर साहब से बातें यूं ही चलती रहेगी। अभी हमारे पास भी बेहद सारे सवाल है। अगर आपके पास भी सवाल है आप कॉल कर सकते हैं 58099951 पर, लेकिन ले लेते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे होंगे मुखातिब। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका मैरी टॉक में एक बार फिर से मैं शिल्पा नेगी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं लाइव शो 24 न्यूज प्लस पर मैरी टॉक जिसमें बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में, और सिर्फ आपकी सेहत के बारे में, क्योंकि अगर आप सेहती रहेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आज हमारे साथ आपसे बात करने के लिए मुखातिब हुए हैं डेंटिस्ट डॉक्टर धीरज सोनी। आप उनसे अपने बारे में जो भी सवाल पूछना चाहें, आपके दांतों से रिलेट करते हुए आप पूछ सकते हैं। और दांत एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अमूमन छोटे से लेके बड़े तक सब किसी न किसी परेशानी से सफर करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन तकलीफ बेहद देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन परेशानियों को फेस ना करें, 51099951 पे कॉल करके डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपके बिहाफ पे जो मेरे जहन में सवाल है मैं डॉक्टर साहब से जरूर पूछूंगी। आपका छोटे से ब्रेक के बाद शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सवाल तुम्हारे पास बहुत सारे हैं सर। कुछ ऑर्डिनरी ऐसे सवाल हैं जो तकलीफ बेहद देते हैं हमारी लाइफ में, दांतों से रिलेट करते हुए। मेरा एक सवाल तो आपने खुद ही क्लियर कर दिया था, पायरिया को लेकर। अच्छा सर, ऐसा भी बहुत बार होता है कि हम लोग जब ब्रश करते हैं, चाहे बच्चे भी ब्रश करते हैं, उनकी मीडियों में, दांतों की मीडियों में एक तरह का दर्द या सूजन आ जाती है, या फिर वहां पे किसी तरह का पस भर जाता है। वो क्या कॉज है, वो क्या रीजन है? हाँ जी जी, हम लोग ऑर्डिनरी से मीडिया कहते हैं, वैसे मसूड़े कहा जाता है इसीलिए। देखो, मसूड़ों में सूजन के 3-4 रीजंस होते हैं जी। अपन बेसिक से शुरू करते हैं। पहला जो पायरिया हो गया, ब्रश क्लीन नहीं हो रहा है, अपन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जी, तो एक कारण तो वो हो गया आपको, जो मैंने पहले डिस्कस हो चुका है। बिल्कुल डिस्कस हो चुका है। दूसरा कारण ये है कि अगर मैं कुछ खाता हूँ, कुछ कड़क चीज गम्स में आके फंस गई, तो उसकी वजह से भी जो सराउंडिंगली गम्स हैं वो यहाँ से लाल हो जाएगा, या फिर वहाँ पे इरिटेट करेगा अपने को। सिंपल दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये हो गया कि अगर मेरे को दांत में कैरीज लगी हुई है जी, ठीक है, और कैरीज दांत के नीचे नस तक पहुंच गई है, और अपन उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वही पस जो धीरे धीरे जो कैरीज जो नीचे पस तक नस तक पहुंच चुका है जी, वो फिर धीरे धीरे पस फॉर्मेशन करता है। पस फॉर्मेशन में ये होता है कि पहले पेशेंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। दूसरा, उसमें पेशेंट को लग रहा है कि मेरे को दांत में पेन है, तो वो पेशेंट अवॉइड करता है। एक कारण वो भी हो गया। धीरे धीरे वो पस जमा होके
कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करती है, या तो दांत के थ्रू बाहर निकल के जहाँ से इन्फेक्शन हुआ है, अगर वहां से नहीं निकला पस तो फिर वो वहां से जो दांत के पास की जो हड्डी होती है उस हड्डी को थ्रू करके डायरेक्ट मसूड़े के पास आ जाएगा। जी। एक कारण हो गया। तीसरा ये, चौथा है बहुत रेयर ही होता है, जिसको बोलते हैं डेंटल ट्यूमर। जी। वो ही फिर धीरे धीरे जो पस होती है डाइवर्ट टू सिस्ट। दे मैनी टाइप ऑफ सिस्ट, नॉट गो इन डिटेल। सिंपल से है कि सिस्ट क्या है कि एज ए पैथोलॉजिक कैविटी है, नॉट कंटेन फ्लूइड, सेमी फ्लूइड एंड गैसियस लीजन्स। ये होती है सिस्ट की डेफिनेशन, इसका अलावा कुछ भी नहीं। ये बहुत लेटेस्ट का टॉपिक हो गया, अपन को इतना दूर नहीं जाना है। जो बेसिक चीज है, आपने ये पूछा कि कभी कभी दांतों में सूजन आ जाती है, तो सूजन का कारण ये होते हैं सिंपल सा लाल होना या कुछ भी होना, ठीक है। तो ये 3-4 रीजन्स होते हैं। 4 रीजन्स बता दिया आपने। पहला पायरिया हो गया, दूसरा कुछ भी फूड पार्टिकल्स वहां पे सबसाइड हो गया, फंस गया, दूसरा हो। तीसरा दांत में कीड़े लगने की वजह से नीचे पस फॉर्मेशन हो गया, पस फॉर्मेशन की वजह से अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वो हड्डी को थ्रू करके बाहर मसूड़े में पहुंच जाएगा। तीसरा रीजन ये हो गया। चौथा रीजन ये हो गया कि जो सिस्ट बोलते हैं अपन, जो वही पस धीरे धीरे क्रिएट होके सिस्ट बन जाएगा। मैनी टाइप ऑफ सिस्ट, नॉट एक्सप्लेन। अच्छा, जब दांतों में कैविटी लगती है, कीड़े लगते हैं, दांतों में दर्द भी होता है लोगों को, और कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इस दांत को ही निकाल दिया जाए या फिर दांतों को भराव भी किया जाता है। तो ये दोनों जो टर्म कंडीशन है, किन सिचुएशन में भराव का सजेशन कब डॉक्टर्स देते हैं और उस दांत को जड़ से निकालने के लिए वो सजेशन कब डॉक्टर देते हैं? देखो, अपनी कोशिश यही रहती है कि हम भी यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके नेचुरल दांत को सेव करो, एक्सेप्ट थर्ड मोलर या अक्कल दाढ़। अगर किसी के स्पेस है, थर्ड मोलर आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। तो वो थर्ड मोलर क्या है कि अनओरिएंटेड पेन ओरिजिन है, तो थर्ड मोलर का डिस्कस नहीं करता अपन। थर्ड मोलर का ये बड़े से बड़ा ये कह सकता हूँ कि अनओरिएंटेड पेन ओरिजिन है। कोई रीजन नहीं है कि दांत निकलता है, दर्द होता है। बेसिकली जनरल यही होता है, एज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है दांत निकलने का। ड्यूरिंग बर्थ से लेके 18 से लेके 24 आवर तक अपने ऑलमोस्ट सब दांत निकलते हैं, इंक्लूडिंग थर्ड मोलर। कभी कभार ये हो सकता है कि 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, तो नॉट ए बिग डील। मिनिमम 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक ये डिफरेंस रहता है जी। अभी आपने बोला कि दांत में कैविटी लगना, मसाला बनना, या दांत को बाहर निकालना या दांत को ठीक करना, उसके अलग अलग कंडीशन इस तरह से हैं जी। पहले कभी भी दांत में इन्फेक्शन दायक नहीं होता है। पहले कैरिज बनेगा, वो डॉट बनेगा, वो डॉट धीरे धीरे एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होके धीरे धीरे डिस्कस हो चुका है कि सबसे ऊपर की लेयर इनेमल होती है, उसके डेंटिन होता है, और उसके नीचे होता है पल्प जी। कैरिज का विकास क्रम कैसे होता है? डेंटल कैरिज का विकास क्रम, पहले डॉट बनेगा, वो धीरे धीरे एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होके धीरे धीरे पल्प तक पहुंचेगा। पल्प तक पहुंचने के बाद ये कंडीशन होती है कि पेशेंट को पता चल जाता है कि मेरे दांत में झंझनाहट सी हो रही है। अगर पेशेंट उसको अवॉइड करता है या डेंटिस्ट के पास नहीं दिखाता है तो वो फिर धीरे धीरे थ्रू होके पल्प तक पहुंचता है। पल्प तक पहुंचने के बाद क्या होता है, पल्प एज ए सॉफ्ट टिश्यू है, अपन उसको ये बोलते हैं कि वो दांतों की सप्लाई है। अपनी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जनरल लैंग्वेज में वो दांतों की ब्लड सप्लाई है। वहां तक कुछ भी टच करेगा तो पेशेंट को पेन होता है जी। तो उसकी कैटेगरी अलग अलग होती है जी। जहां तक हो सके कि आपको लगे कि मेरे दांत में डॉट लग रहा है, डेंटिस्ट के पास जाओ, वो सिचुएशन होती है कि फिलिंग कर दो जी। अगर जो एक्सटेंशन होके इनेमल से एक्सटेंड होके डेंटिन तक पहुंच गया है जी, तो उसमें 2 के ट्रीटमेंट होते हैं। पहले उस जो कैरिज लगी है उसको हटाओ, उसके ऊपर एक नीचे बेस लगेगा, जिसको वो अपने डेंटिस्ट के लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कुछ भी करके नीचे जो पल्प है, पल्प को प्रोटेक्ट किया जाए जी। तो एज ए पल्प बैरियर बनाने के लिए 2 प्रोसीजर होते हैं। अगर अपन काम कर रहे होते हैं या डेंटिस्ट जो काम कर रहा होता है, तो अगर कभी कभार क्या होता है कि पल्प पे टच होके ब्लीडिंग होने लगती है, तो वही चीज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए 2 थेरेपी होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग जी। आईपीसी एंड डीपीसी। डीपीसी में और आईपीसी में क्या डिफरेंट है?
मुझे लग रहा है कि दांत में एक्सटेंड होके अपन वहां तक पहुंच गए हैं, जी डेंटिन तक। तो डेंटिन थोड़ा सेंसिटिव पोर्शन से आता है, तो पेशेंट बोलता है कि मेरे को दांत में झंझनाहट सी हो रही है। जी अगर उस कंडीशन पर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अपना कुछ भी नहीं है, अपना काम फीलिंग में हो जाएगा। जी जो ये अपने अभी जो दो ट्रीटमेंट प्लान बताया था मैंने, आईपीसी और डीपीसी, तो अकॉर्डिंग टू टाइम रहता है। जी डेंटिस्ट देख लेता है क्या कंडीशन है, टाइम दे देता है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, 4 वीक्स। तो उसमें क्या होता है कि एज ए पल्प के ऊपर एक छोटा सा माइक्रो एमएम की एक लेयर बन जाती है, जी तो इट शुड बी प्रिजर्व पल्प। हम्म, ये चीज हो गई। अब अपना जो कैरीज हैं, इनेमल को थ्रू कर लिया, डेंटिंग को थ्रू कर गया और गो टू पल्प तक पहुंच गया, तो इस कंडीशन ये होती है कि पेशेंट को अनबियरेबल पेन होता है। जी हमारा जो डायग्नोस का प्रोसेस रहता है, तो अपन हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि आपको रात को सोते टाइम दर्द होता है क्या? अगर सोते टाइम दर्द होता है तो उसमें यही कंडीशन होती है, या तो फिर दांत बाहर निकलवा दो। अगर कोई चाहता है कि दांत को बचाया जाए तो उसमें दांत की नस का इलाज होता है, जिसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट या सिंपल सा आरसीटी। आरसीटी में क्या होता है कि पहले उसका डायग्नोस इस तरह से होता है, जैसे आप आए डेंटिस्ट के पास में कि सर में कोई ब्लैक डॉट बना हुआ है, इसमें क्या है देखिए, तो वो होती है काउंसलिंग। अगर ब्लैक डॉट में आप डेंटिस्ट के पास आते हो तो आपको धीरे धीरे कुछ टाइम के लिए फ्लूइड देता है डेंटिस्ट, फ्लूइड अवेलेबल इन पेस्ट। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करके ये देख सकते हैं कि डेंटिस्ट खुद फ्लूइड पेशेंट को अवेलेबल करवा दे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर एक प्रोसीजर होता है, पीट एंड फिशर सीलेंस या फ्लूइड एप्लीकेशंस। डॉट बने हुए हैं तो फ्लूइड एप्लीकेशंस करवा दो एक बार, कोई इसका परेशानी नहीं है। बेसिकली फ्लूइड एप्लीकेशन बच्चों में होता है। एप्लीकेशंस का ये रहते हैं कि 4 कैटेगरी रखी हुई होती है, 3 ईयर, 6 ईयर, 8 to 9 ईयर एंड लास्ट 12-13 ईयर। ये होती हैं 4 एप्लीकेशंस फ्लूइड की। अगर बच्चे को फ्लूइड अगर नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो डेंटिस्ट प्रोवाइड कर लेता है। उसके बाद एक प्रोसीजर ये होता है, अगर सिंपल डॉट हैं या थोड़ा दांत की सरफेस रफ लग रही है तो उसमें फ्लूइड एप्लीकेशन सही है। अगर लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को दांत के ऊपर 3-4 डॉट लग रहे हैं, तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट ये होता है कि एक सिंपल सा है पिट एंड फिशर सीलेंट्स। पिट एंड फिशर सीलेंट्स में क्या होता है, ये एज एटोमेटिक रेस्टोरेशन बोलते हैं इसको। एटोमेटिक मतलब इसको मुझे कोई ड्रिलिंग वगैरह कुछ। कॉल ले लेते। हेलो जी सर, जी क्या चल रहा था अपना? पिट एंड फिशर सीलेंट जी। वही डॉट अगर दांत के ऊपर 3-4 डॉट बन गए हैं जी, तो डॉट बन गए हैं तो उसको पिट एंड फिशर सीलेंट में होता है कि एटोमेटिक रेस्टोरेशन होता है। उसको रफ कर दिया आपने, थोड़ा सा उसको रफ कर दिया, ड्राई करके उसके ऊपर एक सीलेंट्स होते हैं। सीलेंट्स एज ए रेजिन्स ही होते हैं, मॉडिफिकेशन रेजिन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे वहां पे सीलेंट्स में भी अभी शुरू में टॉपिक बात करी फ्लोराइड, उसमें भी एज ए फ्लोराइड ही होता है। तो वो धीरे धीरे उस जो टोटल बने हुए थे उनको रिमूव करके दांत को स्मूथ कर देता है। वो तो हो गई फीलिंग वाली। अब अगर किसी का बोला कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इनेमल से डेंटिन तक पहुंच गया तो उसमें भी फीलिंग होती है। आईपीसी डीपीसी हो गई, एक्सटेंड देख लेते हैं कितना टाइम लेना है, 1 वीक लेना है, 2 वीक लेना है, 3 वीक लेना है। पेशेंट को 3 वीक बाद बुला के वापस परमानेंट फीलिंग करके पेशेंट फ्री। अब लेटेस्ट में आते हैं डायग रूट कैनाल को, वो ओपन करते हैं। डायग्नोस पहले अगर रहता है, अगर डेंटिन तक पहुंच गया है तो एक्सरे लेना होता है, द मॉडर्न टेक्निक्स इन एक्सरे। वहां से डायग्नोस पता होता है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। रूट कैनाल में भी जहां तक हो सके नेचुरल दांत को बचाओ। शुरू में एक भी लाइन नहीं बताया था, अभी भी यही कर रहा हूँ, जहां तक हो सके नेचुरल दांत को बचाओ। बिल्कुल। अच्छा, ये कैप पहनाना, कहते हैं कि दांतों पे कैप पहना दी है, ये कैप पहनाने से क्या लॉजिक है? कैप से क्या होता है कि कैप एज ए 2 कंडीशन में अप्लाई होती है जी। एक तो बहुत एज हो गई, ठीक है, दांत आपस में सब घिस चुके हैं, एक तो कैप उसमें अवेलेबल है। दूसरा है इन जनरली जैसा बोलते हो कि कोई 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, या 20 साल का मेल फीमेल, या 35-40 XYZ कोई भी एज फैक्टर ले लो। अगर अपन उसमें दांत की नस का इलाज करते हैं
तो उसमें क्या होता है, नस के इलाज से दांत तो बचा रहेगा आपका, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा क्या है, रूट कैनाल करने के बाद उसकी जो प्रिजर्वेशन बोलते हैं या प्रोटेक्ट बोलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। अच्छा, तो दो चीज हो गई, तो रूट कैनाल पे लगवाओ कैप, दूसरा ये है कि अगर कोई बहुत एज हो गई है, दांत आपस में घिस गए हैं, एवरी एज, जनरली दांत घिसते नहीं है, घिसते हैं तो या तो फिर बहुत काम का एक्सेस फोर्स रहता है तब दांत ऐसे ग्राइंड करते रहते हैं, या फिर नाइट में दांत ऐसे चलते रहते हैं। दूसरी चीज हो गई, या तीसरी चीज हो गई कि ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा गुस्सा करने से ज्यादा गुस्सा कर जाए, मैं दांत घिसता रहूंगा, ऐसे दांत को अपन क्लेंज करते रहेंगे, तो उससे दांत को क्लेंज करने से भी क्या होता है कि दांत की लेयर को है उसको डैमेज होता है। अच्छा, तो बस वही चीज है, इनेमल आपस में घिसेगा, रगड़ेगा, कुछ भी घर्षण होगा तो धीरे धीरे वहाँ की लेयर खत्म होती है। तो अच्छा। उस वजह से ये होता है कि कैप के इंडिकेशन दो तरह से होते हैं। रूट कैनाल के बाद कैप करवानी चाहिए, उससे प्रिजर्व, रूट कैनाल के बाद दांत ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल कभी भी एक्सेस फोर्स या कुछ भी डॉट लग गया, कॉर्नर लग गया तो दांत टूटे नहीं, इसलिए उसके ऊपर प्रिजर्व करने के दांत की कैप लगाई जाती है। सही, कॉल आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं आप? मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। जी, दांतों में झंझनाहट सी होने लगती है। आपको प्रॉब्लम है, आपके दांतों में झंझनाहट की शिकायत है? हाँ, वो मतलब मैं चाय पीता हूँ या ठंडी चीज कोई खाता हूँ जी तो उसकी वजह से ही हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, इन सेंसिटिविटी को लेकर रिलेट करता है। आपका क्वेश्चन ये है कि दांत में झंझनाहट सी रहती है, जी, तो पहले तो आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए क्या है क्या नहीं है। अगर दांत में कैरीज लगी हुई है तो उसके अलग इंडिकेशंस होते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि कुछ भी ठंडा लेता हूँ या गर्म लेता हूँ, चाय कॉफी या ठंडा पानी हो गया, तो यही चीज होती है डायग्नोसिस की, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही उसमें है। कुछ प्रॉब्लम है आपको। अच्छा, ऐसा भी होता है कि फ्रिज का चिल्ड पानी कुछ लोग तो बहुत आराम से पी लेते हैं और कुछ लोगों को दांतों में दर्द होता है ठंडे पानी से। क्या ठंडा पानी नुकसान करता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल से ये है कि कभी भी हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन साथ में मत रखो। सर्द गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, एकदम चाय गर्म पीने भी- के बाद सीधा चाय पीने ठंडा के बाद पानी। भी ठंडा पानी मत पियो, या पहले ठंडा पानी पी रहा हूँ उसके बाद चाय पी रहा हूँ तो भी गलत है। जी, सिंपल सा एग्जांपल है, अपन एक बकेट में गर्म पानी डालते हैं, ठीक है, और एक कांच का बाउल में कांच लेके, ठीक है, फ्रिज में से बाउल का कांच निकाला, नहीं बर्फ निकाला आपने, और उस गर्म पानी की बकेट में डाल दिया। एग्जांपल है, एवरीथिंग इज डूइंग। उस बाल्टी में, गर्म पानी की बाल्टी में बर्फ लिया मैंने, उस बर्फ के अंदर डाल दिया। आप क्या देखोगे, या तो किसका टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा, तो या तो जो बर्फ है एकदम फट जाएगा, नहीं तो फिर उसमें माइक्रो क्रैक्स हो जाएंगे। जी, एज ए सेम कंडीशन अप्लाई ऑन योर टूथ्स। जैसे अभी कॉल आया था, उन्होंने बताया कि मेरे को ठंडा पानी पीने से या गर्म कॉफी या चाय पीने से मेरे को दांत में झंझनाहट सी होती है। उनका ट्रीटमेंट ये है, पहले आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करो क्या है क्या नहीं है, एक्सरे लेगा, एक्सरे लेगा बताएगा आपको क्या कंडीशन हो रखी है, ठीक है। जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगा वो डेंटिस्ट आपको कंसल्ट कर देगा, ठीक है। अब अपनी बात चल रही थी क्रैक्स की, वही हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन हो गया, बस वही चीज होती है, दांतों में भी वही चीज होती है। बर्फ डाल दिया ठंडे पानी में, नहीं गर्म पानी में बर्फ डाल दिया, क्रैक्स हो जाएंगे, तो वो क्यों चीज अप्लाई होती है दांत पे। इसलिए अपन ये करते हैं कि एक साथ में दो चीज साथ में मत करो। जनरल सा क्या होता है, जैसे जैसे मॉडर्न चेंज होता है, अपन जिस एज में है, तो अपनी मॉडर्न्स हैं, तो अपने जो भी नीचे एल्डर्स ब्रदर्स हैं या सिस्टर हैं, जो भी हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, अभी जो न्यू जनरेशन है ये बोल सकते हैं जी, जो भी 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर व्हाटएवर जो स्टडी कर रहे हैं, ये अब नई जनरेशन में आते हैं। उनके लिए क्या है, घर पे मिलता है टाइम कम, वो जाते हैं बाहर, या कोई बाहर फर्दर स्टडी के लिए कोई बाहर गया, 11 से गया है, 12 से गया है, या फर्स्ट ईयर में कॉलेज में है, वो क्या करते हैं
खाना खाते हैं कम और फास्ट फूड करते हैं ज्यादा। पिज्जा सेंटर में गए, पिज्जा ऑर्डर किया, साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा दी, बस वही चीज होती है। गरम में भले कुछ भी ले लो। बिल्कुल सही है ये। एक साइड में एक कप में आपके कोल्ड ड्रिंक की है और दूसरी साइड में गरम पिज्जा। बस वही चीज अपने को खाने में एंजॉय करता है, लेकिन खाने में एंजॉय करते हैं, पर धीरे धीरे आपको जो आप धीरे धीरे बोलते हो, जैसे लास्ट कॉल आया तो उन्होंने बोला कि मेरे को ठंडा पानी पीता हूँ तो झंझनाहट होती है और गर्म चीज पीता हूँ तो झंझनाहट होती है। ये सडनली नहीं हुआ है, ये सडनली नहीं, धीरे धीरे हुआ आपकी हैबिट की वजह जो एज ए प्रोसेस होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, बस यही चीज होती है। अच्छा, एक अकल दाढ़ की आपने बात की थी। अकल दाढ़ हम सबको आती है, उसकी एग्जैक्टली एज और सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर अगर हम अकल दाढ़ को रिमूव करवाना चाहते तो क्या ये हार्मफुल होती है? हार्मफुल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अकल दाढ़ सबका जो नीचे की हड्डी है, सिंपल सा ये है कि ये बोल सकते हैं कि ज्यादातर दिक्कत होती है नीचे वाले जबड़े में होती है। कुछ नहीं होता अकल दाढ़ में। अगर किसी के स्पेस बना हुआ है तो थोड़ा सा इरिटेट करता है। होता क्या है, वहाँ की जो मसल्स हैं, आसपास की जो मसल्स हैं, बहुत मसल्स की आपस में एक दूसरे को ओवरलैप होने की वजह से मसल्स पेन होता है। तो एज ए पेशेंट ये बोलते हैं कि मुझे अक्ल दाढ़ आ रही है। अगर स्पेस बना हुआ है तो दांत अक्ल दाढ़ बाहर आ जाएगी। अगर थोड़ा सा उस एंगुलेशन चेंज हो गया, या तो गाल की साइड में आ रहा है, या फिर जीभ की साइड में आ रहा है, या फिर तिरछा आ रहा है, या फिर उल्टा आ रहा है, 4 पोजीशन होती है। ये मेरा दांत है, या तो दांत ऐसे आएगा, या फिर दांत ऐसे आएगा, या फिर दांत ऐसे आएगा, या फिर दांत ऐसे आएगा, इस तरह से। तो अगर ये दांत इस तरह से बाहर निकल, कोई परेशानी है नहीं। अगर थोड़ा सा एंगुलेशन डिफेक्ट हो या आगे हो गया या पीछे हो गया, तो उस कंडीशन में डेंटिस्ट एडवाइस करता है कि दांत बाहर निकलवा दो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा अगर हड्डी में दांत मर्ज होता है तो कुछ नहीं होता है, वहां से मसूड़ा हटा के पास की बोन की कटिंग करके थोड़ा सा गैप बना ले, ताकि डेंटिस्ट आराम से उस दांत को बाहर निकाल सके। कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि दांत बाहर निकाल दिया, 2 दिन बाद सूजन रहती है। तो अब एक सिंपल सा है, अगर आप बोन कट कर रहे हो तो उसमें सिंपल सूजन होना आम बात है। 2-4 दिन बाद सूजन खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा ही सूजन रहती है डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लो, नहीं तो फिर घर पे ही है जो बर्फ की एक बैग में बर्फ डाल दो और बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा ओरली उसको सेक कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक बड़ा से बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है अक्ल दाढ़ बाहर निकालने का। अगर स्पेस पड़ा हुआ है तो आ जाएगी बाहर। कभी कभार क्या होता है कि अक्ल दाढ़ सीधा आ रहा है, पर ऊपर की जो गम्स बना हुआ है वो गम्स हट नहीं रहा है। तो उसका प्रोसीजर होता है कि डेंटिस्ट के पास, उसको बोलते हैं ऊपर कोलेक्टमी। ऊपर कोलेक्टमी में क्या होता है कि जो आसपास का जो मसूड़ा है उस मसूड़े को रिमूव करना। अपने मसूड़ा रिमूव कर दिया तो ये चीज सॉल्व हो जाती है। आपने अभी पूछा था कि एज क्या होता है अक्ल दाढ़ आने की। ठीक है, अक्ल दाढ़ जब बनता है, ये बनता है 16-17 से लेके, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1-2 साल तक जायज है, कोई जायज नहीं है। 18 से लेके 22 साल तक उसकी एज होती है आने की। किसी के 6 महीने 1 साल पहले आ जाता है, किसी के 1-2 साल बाद में आ जाता है। ऑल ओवर ट्रीटमेंट ये है कि अगर सीधा है तो कोई परेशानी नहीं, अगर एंगुलेटेड हो तो रिमूव करा सकते हो। अच्छा। बस यही चीज है अक्ल दाढ़ का, बाकी कोई रोल नहीं है। ठीक है, दांत होते हैं 32 होते हैं इन जनरली। 50% इंडिया की पॉपुलेशन में किसी के 32 नहीं होते हैं, किसी के 28 मिनिमम रहेंगे, 28, 29, 30, 31, 32। ऑलमोस्ट ऊपर वाले 2 दांत मिसिंग रहते हैं ऑलमोस्ट। अलग अलग स्टडी होती है, अलग अलग आर्टिकल्स निकलते हैं। कोई इशू नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो सही है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, मिनिमम 28 दांत होते हैं, 28 लेके 32 के बीच में जो भी दांत होते हैं वो ठीक है। अगर किसी अक्ल दाढ़ नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं है, अक्ल दाढ़ सबकी आती है जी, और सबके आती भी है तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मन में नहीं रखे कि हाँ भाई मेरे अक्ल दाढ़ नहीं आई। वो धारणा मत रखे कि अक्ल आ गई है यानी अक्ल दाढ़ आ गई। गलत इशू किसी चीज का नहीं बनाया। जी जी जी। अच्छा, मेरा सवाल नवजात बच्चों को लेकर अब है। पहले हम गर्भ धारण करने वाली महिलाओं की बात कर ले। गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनके शिशुओं का दांतों से क्या कनेक्शन होता है, उनके बारे में? देखो, अभी आपने पहले स्टेज शुरू करते हैं गर्भावस्था से। जी।
अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको एक नियम बना लो कि कुछ भी हो जी गायनिक, फिजिशियन और डेंटिस्ट जी कि मेरे को तीनों की काउंसलिंग करनी ही है। डेंटिस्ट से कंसल्ट करो, डॉक्टर साहब मैं आपसे काउंसलिंग करवाने के लिए आई हूँ, आई एम गेट प्रेग्नेंट, ठीक है कोई बात नहीं, चेकअप कर लो, मुझे क्या प्रिवेंशन करना है, क्या नहीं करना है, मुझे 9 महीने का टाइमिंग है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ठीक है। डेंटिस्ट चेक करेगा, कुछ होगा आपको तो बता देगा, अदरवाइज जहाँ तक हो सके एनवायरनमेंट को चेंज होने मत दो, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसी चीज है उसमें अपने बॉडी के जो हार्मोन्स लेवल हैं कभी कंसिडरेट नहीं होते हैं। इन जनरली इंट्रा यूटेरिन में 16 वीक के बाद में दांत डेवलप होना शुरू हो जाता है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो। हाँ सर अपना सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब से एक सवाल था। जी डॉक्टर साहब ये जो अपने पहले एक तो दांत साफ करने की पद्धति हुआ करती थी अपने देसी नीम से वगैरह हम कर लिया करते थे दातन वगैरह, और अब ये जो टूथपेस्ट और ये ब्रश वाली जो आई है, मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है और हमारे देश के हिसाब से देखते हुए बेहतर कौन सी है, कौन सी ज्यादा नुकसान नहीं करती है, ताकि हम उसे अपनाएं तो बेहतर है। एक सवाल ये भी था कि अक्लदार के बारे में जो आपने अभी बताया था जी, ये किस उम्र में आती है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। जय हिंद, मैं तेज ध्यान अर्ज कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, पहला क्वेश्चन है आपका, अक्लदार कब आती है? 18 से लेके 22 साल के बीच में। तो डाउट क्लियर हो गया आपका। ये हो सकता है किसी के साल भर पहले आ जाए या किसी के साल भर बाद में। एग्जैक्ट एज है वो है 18 से लेके 22, ये ऑप्शन है जी। ये आपका करेक्ट आंसर है। अक्लदार कब आती है? 18 से लेके 22 ईयर की एज में। हो सकता है किसी के लेटर डेवलप हो, कोई परेशानी नहीं है जी। किसी के 32 साल में भी आती है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, इसलिए उस चीज से निश्चिंत रहो। दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि पहले अपन पाउडर से दांत ब्रश करते थे, अभी पेस्ट से दांत ब्रश करते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बताऊं, दोनों डिफरेंस क्या है। अपन पाउडर्स की बात करते हैं, शुरू में एक बात चली थी, दांत के ऊपर अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है। अब पाउडर को ले लो या पेस्ट को ले लो, कुछ भी ले लो, पाउडर को अपन लेते हैं तो पाउडर एज ए माइक्रो क्रिस्टल्स हैं। अगर उनको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वो भी एक एज ए पत्थर का टुकड़ा ही है, बस ये है कि पत्थर बड़ा होता है और वो पाउडर बना हुआ है, ये चीज होती है। बेनिफिशियल्स क्या है दोनों के और क्या एडवांटेज है नहीं है अभी बताते हैं आपको। अपर पाउडर से पेस्ट करते हैं, पहले करते थे, ठीक है। पहले उसमें तंबाकू भी मिक्स करते थे ताकि दांत में झंझनाहट नहीं हो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पहले खान पान अलग था, आज का खान पान पूरा डिफरेंट है। अभी बताया था आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही, हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन। आजकल के बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको फास्ट फूड चाहिए, ठीक है। और डेवलप भी उनसे ज्यादा होते हैं। कैरीज बनने का कारण ही कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं। एक्सेस शुगर हो गया, एक्सेस ये क्या बोलते हैं इनको, फास्ट फूड हो गए इस तरह से, तो वो बेनिफिशियल्स नहीं है, वो एज ए कार्बोहाइड्रेट फूड ही है। अब आपकी बात का है आंसर कि पेस्ट बेटर है या पाउडर बेटर है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी पेस्ट इज बेस्ट। फिंगर से अगर उंगली से दातन करते हैं तो एक तो जो दांत पे ब्रश करने के प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है उंगली से, इसलिए क्या होता है, अभी आपके दांत देखना, आप जो भी एज में है, मसूड़े और दांत के जो पोर्शंस होता है, ये मेरा दांत है
ऊपर मेरे मसूड़े हैं, नीचे मेरे दांत हैं। जो ब्रश दांत की सफाई उंगली से करते हैं तो मसूड़े और दांत के बीच में गैप बना हुआ होता है, डिच बनी हुई होती है, ठीक है। ऐसे एक्सटेंशन मान लेते हैं आप, ठीक है। ये मेरा दांत है, अपन ऐसे एक्सटेंशन मान लेते हैं। तो वो जो गैप हो गया ना, जो ट्रायंगल बन रहा है, तो उससे क्या होता है कि फिंगर से करते हैं तो उस पर बैलेंस फोर्स नहीं होता है। तो आपका यही चीज गलत हो गई कि दांत पाउडर से पेस्ट नहीं करना। सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है उंगली से। लग रहा है मुंह में उंगली डाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, साफ हो रहे हैं, ठीक है, अपन बोलते हैं दांत साफ हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, 2 दिन तक आप ब्रश से उंगली से दातन करो और तीसरे दिन आप ब्रश से दातन करो, ब्रश से दांतों की सफाई करो। दोनों का डिफरेंस आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। अगर मैं उंगली से ब्रश करता हूँ तो दांत साफ नहीं होंगे, अगर मैं ब्रश से साफ करता हूँ तो दांत क्लीन होगा आपका। उसका एग्जाम्पल ये है, अगर आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उठते ब्रश करते हो, सभी करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। एक दिन मैंने क्या किया, उंगली से ब्रश किया, अपन उंगली से दांतों के चारों तरफ मैंने ब्रश कर लिया, यहाँ दांत की सफाई कर ली मैंने। एक दिन वो हो गया। अब उस चीज को 11-12 बजे अप्लाई करो। 5 बजे 6 बजे में ब्रश कर लिया, उंगली से दांत साफ कर लिए 5-6 बजे, उसको 11 बजे अप्लाई करो। जीभ को दांतों के ऊपर लाओ, एक आपको लेयर बनी हुई मिलेगी, उसको बोलते हैं प्लाक। वो चीज उंगली से क्लियर नहीं होता, ठीक है। वो अगर एक दिन तो ये हो गया, एक दिन ब्रश करना है उंगली से, दूसरे दिन ब्रश करना है टूथ ब्रश से। सेकेंड डे टूथ ब्रश से साफ करो और वही 5 बजे 6 बजे ब्रश कर लो और 11 बजे नोटिस करो क्या चीज है, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा कि हाँ क्या डिफरेंस है जी। अगर आपको लेयर लगती है दांतों के ऊपर या मसूड़ों के ऊपर, हल्की सी लेयर लगेगी, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये चीज है, ये डिफरेंट है। दूसरा क्या होता है कि पाउडर में एज ए सूक्ष्म क्रिस्टल्स बोल दो, छोटे टुकड़े बोल दो, तो वो क्या करते हैं, अपन उससे दांत को ही डैमेज कर रहे हैं। अभी मैंने बताया एक डिच बनती है मसूड़े और दांत के बीच में, एक डिच बनती है, तो एक्सेस फोर्स की वजह से। दूसरा ये है कि क्रिस्टल्स से अपन दांत साफ कर रहे हैं। तो ये चीज की भ्रांति है आपको कि पेस्ट सही है या पाउडर सही है। बेस्ट बेनिफिशियल फॉर पेस्ट, ठीक है। उसमें फोम होता है, तो फोम कहीं ना कहीं तो प्रोटेक्ट करता ही है। उस फोम में ज़ैलिटोल होता है और फ्लोराइड होता है। तो ज़ैलिटोल भी एज ए सब्स्टिट्यूट है कैरीज का, कैरीज नहीं बना देता ज़ैलिटोल भी, एज ए बैरियर लगा देता है दांतों के ऊपर। तो पेस्ट इज बेस्ट फॉर पाउडर, ठीक है। आपकी वो भ्रांति है। तो अब कुछ मुझे लगता है कि आपको कुछ डिस्कस था तो कोई क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। पेस्ट बेटर है, पेस्ट बेटर है या पाउडर बेटर है? अकॉर्डिंग टू मी पेस्ट बेटर है। अच्छा, ऐसे काफी लोग होते हैं जो राख से दांत साफ करते हैं या फिर दातुन, नीम के दातुन से, तो वो कितना सेफ है? देखो राख का तो मैंने बता ही दिया आपको जी। कोलगेट पाउडर हो या लाल मंजन हो या काला मंजन हो या वो जी। राख हो, जी। सब एज ए माइक्रो क्रिस्टल्स ही है। जी। दूसरा क्वेश्चन आपने कौन सा किया? मैंने कहा जो लोग दातुन यूज करते हैं नीम का, ऐसा कोई फंडा नहीं है। किसी ने एक अपन बोलते हैं ना कि अंग्रेज ने अपन को 2 चीज देके गए हैं, एक तंबाकू और दूसरा चाय। जी। क्या उत्पत्ति है इन दोनों की बताओ? कोई उत्पत्ति नहीं है। जी। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे हमारे पास, लेकिन वक्त कम है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सारी ऑडियंस को आने वाले इंडिपेंडेंस डे की मैसेजेस दे दीजिए, बधाई दे दीजिए, और फिर हम अपने शो का विराम देंगे। प्लीज सर। स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि अपना देश विकसित हो, विकास हो और सबका विकास हो, नॉट डिपेंडेंस वन। मेरा भारत मान, सब विकास करे, सब आगे बढ़े और अपना पूरे विश्व में भारत एक अलग चीज बने। मेरी यही इच्छा है शुरू से।
थैंक यू सो मच सर, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारी ऑडियंस के कंसेप्ट को क्लियर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर धीरज सोनी, डेंटिस्ट, और इन्होंने ऑडियंस के भी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और कहने के हिसाब से यही बात थी कि आप अपने दांतों की देखरेख कीजिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी अवेयर कीजिए कि दांतों की सफाई क्यों जरूरी है और किस तरह की जा सकती है, क्योंकि दांत सही रहेगा तो फिर सब कुछ सही रहेगा। आज हमारे इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। शिल्पा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।